हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 11वीं फिजिक्स में हम वेक्टर से संबंधित तथ्य को दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टरों के बीच सदिश गुणन कैसे होता है। तो इसके पहले हम वेक्टरों के बीच अदिश गुणन को देख चुके हैं। सदिश गुणन, जब दो वेक्टर के बीच परस्पर गुणा करने से गुणनफल सदिश आ जाए, एक वेक्टर ही आ जाए, तो वेक्टरों के बीच इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। यानी यदि दो वेक्टरों के बीच या दो सदिशों के बीच परस्पर गुणन से प्राप्त गुणनफल सदिश हो, सदिश का मतलब वेक्टर हो, तो इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन ब्रैकेट में वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी दो वेक्टर हैं, उनके बीच परस्पर हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल आता है वो भी अगर सदिश हो, वो भी अगर वेक्टर हो, तो इस प्रकार के गुणन को हम क्या कहते हैं? सदिश गुणन, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का तरीका होता है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इनके बीच हम सदिश गुणन कर रहे हैं, तो उसको लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमारा हो गया सदिश गुणन लिखने का तरीका। अब चूंकि हम ये देख लिए कि दो वेक्टर हैं, उनके बीच हम परस्पर गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल एक सदिश प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? सदिश प्राप्त हो रहा है, वेक्टर प्राप्त हो रहा है। तो गुणनफल कैसा है? सदिश है। और अगर गुणनफल सदिश है तो इसमें दो बातें होगी, एक परिमाण होगा और दूसरी दिशा होगी। यानी गुणनफल में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि दो वेक्टरों के बीच सदिश गुणनफल के फलस्वरूप जो परिमाण होता है वो कितना होता है। तो इनका परिमाण जो होता है, पहले वेक्टर का परिमाण a इंटू दूसरे वेक्टर का परिमाण b इंटू दोनों वेक्टरों के बीच के कोण थीटा का साइन। इसके पहले हम जब अदिश गुणन देख रहे थे तो उसमें था पहले वेक्टर का परिमाण इंटू दूसरे वेक्टर का परिमाण इंटू दोनों के बीच के कोण का कॉस, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों के बीच के कोण का साइन है। जैसे एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, इन दोनों के बीच के कोण को देखना हो तो वेक्टर a को हम यहाँ खींच लेते हैं और a के पुच्छ से, टेल से b को खींच लेते हैं। तो ये वेक्टर हमारा हो गया b और ये वेक्टर हो गया a। दोनों के बीच के कोण को हम थीटा के रूप से दिखाए हैं। तो यहाँ पर वेक्टर a एवं वेक्टर b के बीच सदिश गुणन कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है उस वेक्टर का परिमाण होगा पहले वेक्टर का परिमाण a इंटू दूसरे वेक्टर का परिमाण b इंटू दोनों के बीच के कोण थीटा का साइन। तो ये हमारा हो जाता है दो वेक्टरों के बीच सदिश गुणन के फलस्वरूप जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है उसका परिमाण। अब बात करते हैं हम दिशा की। तो दो वेक्टरों के बीच सदिश गुणन करने से जो वेक्टर नया प्राप्त होता है उस वेक्टर की दिशा को देखने के लिए हम क्या लगाते हैं? पेंच का नियम लगाते हैं। पेंच का नियम। अब पेंच का नियम क्या है? पेंच का नियम है कि यदि वेक्टर a में वेक्टर b का सदिश गुणन कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो नया वेक्टर प्राप्त होगा उसको यदि हम r से लिखें, उसको यदि हम वेक्टर r लिखें, तो उस वेक्टर का परिमाण तो इतना होगा। दिशा कैसे निकालेंगे? वेक्टर a से वेक्टर b की तरफ यदि हम a क्रॉस b कर रहे हैं तो वेक्टर a से वेक्टर b की तरफ हम पेंच को घुमाएंगे। ये वेक्टर हमारा a है और ये वेक्टर b है, तो वेक्टर a से b की तरफ पेंच को घुमाएंगे तो हम देख रहे हैं कि पेंच एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से पेंच का नोक बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर आएगा। तो इस वेक्टर आर की जो दिशा होगी वो बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी दो वेक्टरों के बीच परस्पर सदिश गुणन से प्राप्त जो वेक्टर है उसकी दिशा को हम पेज के नियम से देखेंगे और उसको देखने के लिए जैसे हम ए क्रॉस बी से प्राप्त वेक्टर आर की दिशा को देखना चाह रहे हैं तो ए से बी की तरफ पेज को घुमाएंगे और पेज का नोक जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो ये हमारा दिशा हो गया। अब हम दो वेक्टरों के बीच जो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है या सदिश गुणन है उसकी विशेषता को हम जानना चाहेंगे। तो इसमें पहली विशेषता हम देखेंगे क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि यदि वेक्टर ए में वेक्टर बी से हम गुणा करें और वेक्टर बी में वेक्टर ए से गुणा करें, यानी दोनों वेक्टरों का क्रम बदल करके उनमें परस्पर सदिश गुणन करें, तो ऐसी स्थिति में यदि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वेक्टरों के बीच सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पर वेक्टरों के बीच सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो लिखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कैसे नहीं पालन करता है? देखिएगा, अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखें तो लिखेंगे कि ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू ए से बी का कोण थीटा का क्या लिखेंगे? साइन। ये हो गया। अगर हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखें तो लिखेंगे बी का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू बी से ए का कोण। तो बी से ए का कोण निकालने के लिए बी से ए की तरफ ऐसे घूमेंगे इस तरह से, तो ये वाला कोण जो होगा वो होगा बी से ए का कोण। और ये कोण कितना होगा? 360 में से अगर थीटा घटा दे तो ये वाला कोण निकल के आएगा। क्या लिखेंगे कि साइन तो अपनी जगह रहेगा और कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू माइनस साइन थीटा, और कुल मिला के हो जाएगा माइनस बी इंटू ए इंटू साइन थीटा। और ये बी और ए दोनों वेक्टरों के परिमाण हैं, तो इसमें बी गुणे ए लिखिए या ए गुणे बी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए क्रॉस बी जो हो रहा है ए बी साइन थीटा हो रहा है और बी क्रॉस ए जो हो रहा है वो माइनस ए बी साइन थीटा हो रहा है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मान अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यानी ए और बी के बीच जो सदिश गुणन हम कर रहे हैं वो सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये हो गई पहली विशेषता कि वेक्टरों के बीच सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी विशेषता कि दो समानांतर वेक्टर हैं उनके बीच अगर हम सदिश गुणन करें तो गुणनफल क्या आएगा? क्या लिखेंगे? एक वेक्टर है ए इस तरह से और दूसरा वेक्टर है बी, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तो इनके बीच का कोण 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम लिखें तो लिखेंगे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच का कोण 0 का साइन। तो आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। यानी यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समानांतर हो तो ऐसी स्थिति में उनके बीच अगर हम सदिश गुणन करें तो गुणनफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तीसरा सदिश गुणन की विशेषता होती है कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, एक वेक्टर है ए इस दिशा में और दूसरा वेक्टर है बी इस दिशा में, एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं।
और जब एक दूसरे के लंबवत है तो उनके बीच का कोण जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच का कोण 90 का साइन। और आप जानते हैं साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, साइन 90 का मान 1 हो गया। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके बीच जब हम सदिश गुणन कर रहे हैं तो दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो ये एक विशेषता यहाँ पर है कि दो लंबवत वेक्टर हैं, उनके बीच अगर हम सदिश गुणन कर रहे हैं तो गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अगली विशेषता है कि यदि दो समान वेक्टर हों, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर भी ए ही है, तो दोनों के बीच अगर हम सदिश गुणन करें तो गुणनफल कैसा आएगा, यानी एक वेक्टर ए है और इसी के बराबर और इसी की दिशा में दूसरा वेक्टर है तो इसको भी हम ए कहेंगे। अब देखिएगा इस वेक्टर ए और इसी वेक्टर ए के बीच अगर हम सदिश गुणन करें तो लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण ए इंटू फिर वेक्टर ए का परिमाण ए इंटू, अगर दोनों समान वेक्टर हैं तो उनके बीच का कोण 0 होगा तो लिखेंगे साइन ऑफ 0। और ये क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी एक वेक्टर का उसी वेक्टर में यदि हम सदिश गुणन करें तो गुणनफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो दो चीज़ें हम देखें, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं तो भी उनके बीच सदिश गुणन 0 हो गया, और समान वेक्टर हैं दोनों के बीच अगर सदिश गुणन कर रहे हैं तो भी वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगला लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर कौन होते हैं, विशेषतः आई कैप जे कैप और के कैप। तो इनके बीच अगर हम सदिश गुणन करें तो क्या आता है उसको हम देखते हैं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप क्या होते हैं, ये आई कैप एक्स अक्ष के एलांग एकांक वेक्टर होता है, जे कैप वाई अक्ष के एलांग एकांक वेक्टर होता है, और के कैप जेड अक्ष के अनुदिश जेड एक्सिस के एलांग एकांक वेक्टर होता है। अगर हम यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप के बीच एंगल देखें तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी तीनों के बीच कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक एकांक वेक्टर आई कैप इंटू दूसरा एकांक वेक्टर जे कैप के बीच गुणा करते हैं तो आई कैप का परिमाण 1 होता है, जे कैप का परिमाण भी 1 होता है, और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो परिमाण क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन दिशा की बात करें तो आई में जे का गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा, आई से जे की तरफ पेज को घुमाएंगे इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में जो पेच होगा वो बाहर की ओर निकलेगा, और बाहर की ओर क्या है, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के एलांग ये आई क्रॉस जे मिलेगा आपको, और जेड एक्सिस के एलांग अगर परिमाण 1 है तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं के कैप। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के आ जाता है। इसी तरह से जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका परिमाण 1 इसका भी परिमाण 1, और जे से के की ओर अगर हम पेज को घुमाते हैं तो वो आई की तरफ चलता है, तो यहाँ पर साइन 90 परिमाण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 1 परिमाण हो गया, और दिशा क्या हो गया, आई कैप की तरफ, यानी ये हो गया आई कैप। इसी तरह से के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई इक्वल टू ये हो जाता है जे। तो क्या देखें आप, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, ये हो गया। आप इसी को अगर उलट दें तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई हो जाएगा। अगर आई क्रॉस जे इक्वल टू के है तो माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो गया,
माइनस जे क्रॉस आई इजक्वल टू के हो गया, या इसी को कहेंगे जे क्रॉस आई इजक्वल टू माइनस के। तो क्या हो गया, आई क्रॉस जे इजक्वल टू के, और यहाँ पर जे क्रॉस आई इजक्वल टू माइनस के। इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ से के क्रॉस जे इजक्वल टू माइनस आई, और यहाँ से लिखेंगे आई क्रॉस के इजक्वल टू माइनस जे। ये चीज़ें क्या हो गया, आई क्रॉस जे इजक्वल टू के, जे क्रॉस के इजक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इजक्वल टू जे। इसको उल्टेंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा, आई क्रॉस के इजक्वल टू माइनस जे। यहाँ पर उल्टेंगे, के क्रॉस जे इजक्वल टू करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, और जे क्रॉस आई इजक्वल टू करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। इसको हम एक सर्किल के रूप में समझते हैं। इस तरह से ये सर्किल बना, हमने यहाँ पर लिखा आई, यहाँ पर लिखा जे, और यहाँ पर लिखा के। तो आई से जे की तरफ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है के, और जे से के की तरफ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है आई, और के से आई की तरफ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है जे। तो क्या हो गया, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। आई से जे की तरफ गुणा किया, के मिल गया, जे से के की तरफ गुणा किया, आई मिल गया, और के से आई की तरफ गुणा किया, जे मिल गया। इसका उल्टा चलेंगे तो माइनस होता जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर हैं, तो उनके बीच जब हम सदिश गुणन करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे एक लंबकोणीय एकांक वेक्टर है आई कैप, और दूसरा भी लंबकोणीय एकांक वेक्टर है आई कैप। तो इसमें हो गया आई कैप का परिमाण 1 और जे कैप का परिमाण भी 1, और दोनों के बीच का कोण 0। एक ही वेक्टर है, उनके बीच परस्पर सदिश गुणन किया गया है, तो उनके बीच का कोण 0 होगा, तो साइन 0 हो गया। ऐसी स्थिति में क्या आ गया, 0 आ गया। तो आई क्रॉस आई इजक्वल टू 0। इसी तरह से जे क्रॉस जे इजक्वल टू भी 0 होगा, और के क्रॉस के इजक्वल टू भी 0 होगा। तो समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर हैं, उनके बीच परस्पर सदिश गुणन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर डिफरेंट अलग अलग लंबकोणीय एकांक वेक्टर है तो उनके बीच गुणा कर रहे हैं, तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के आ रहा है, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई आ रहा है, और के क्रॉस आई कर रहे हैं तो जे आ रहा है। इन क्रम को उलट दें तो क्या आ जाएगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा, परिमाण वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच सदिश गुणन। अगला हम देखेंगे कि दो वेक्टर हैं जिनको उनके घटकों के रूप में लिखा गया है, तो उनके बीच अगर हम सदिश गुणन करें तो क्या मिल के आता है। तो एक वेक्टर है ए, इसको उसके घटक वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो ये बन के आता है एक मैट्रिक्स के रूप में, एक आव्यूह के रूप में, और ये होता है यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, और यहाँ पर के कैप। और यहाँ पर होता है ए एक्स ए वाई और ए जेड, और ये होता है बी एक्स बी वाई और बी जेड। इसको जब हल करेंगे आप तो ए क्रॉस बी के रूप में आता है। इसको हल करिए तो आई कैप लिखेंगे ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये हो गया। माइनस जे कैप लिखते हैं, उसके बाद ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर लिखते हैं प्लस के कैप, और यहाँ से बनता है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये हमारा हो जाता है वेक्टरों के घटक के रूप में दो वेक्टरों के बीच परस्पर सदिश गुणन। तो इस तरह से हम आज देखें कि दो वेक्टरों के बीच सदिश गुणन किस प्रकार से होता है, और उनका परिमाण क्या होता है, उनकी दिशा क्या होती है, और इस सदिश गुणन की विशेषताएं। पहला, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं तो उनके बीच सदिश गुणन शून्य होता है। तीसरा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके बीच सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। चौथा,
यदि दो वेक्टर एक समान है और उनके बीच सदिश गुणन कर रहे हैं तो गुणनफल 0 आता है। और पांचवा, अगर समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर हैं और उनके बीच परस्पर गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल 0 आता है। और असमान लंबकोणीय एकांक वेक्टर हैं तो उनके बीच परस्पर गुणा करते हैं तो i क्रॉस j करते हैं तो k आता है, j क्रॉस k करते हैं तो i आता है, और k क्रॉस i करते हैं तो j आता है। उसके विपरीत क्रम को उलट देते हैं तो j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k आएगा, k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i आएगा, और i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j आएगा। और घटक के रूप में अगर देखें तो दो वेक्टरों के बीच सदिश गुणन करने से उनके घटकों का एक मैट्रिक्स बन करके आता है, जिसको हम हल करके इस तरह से लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दो वेक्टरों के बीच सदिश गुणन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।